फाइन। तो सर ने कहा कि आप लोगों की आंसर राइटिंग बहुत वीक है, तो आइए उस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 27 फरवरी को। 27 फरवरी को है आपका इंग्लिश। अभी इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको अप्रोच कैसे करना है, ये बहुत एक अहम बात है। ठीक है, इंग्लिश में नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि किसी का कैरेक्टर स्केच, ठीक है, किसी बुक या किसी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी पोएम का डिस्क्रिप्शन। क्या कोई दिक्कत, मुझे बताओ। अच्छा, तो किसी पर्टिकुलर पोएम या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर स्केच को पूछेंगे, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन पूछेंगे। जो अहम चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, वो है चैप्टर का नाम, वो आपको पता रहे। ठीक है, ये ना हो जाए कि भाई ब्लॉसम्स इन द मॉर्निंग को मॉर्निंग इन द ब्लॉसम कर दें, ऐसा कुछ ही नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट जो प्री रिक्विजिट होता है एक बोर्ड स्टूडेंट का, वो ये कि आपको चैप्टर का नाम मालूम हो। तो नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द राइटर या पोएट या फिर ऑथर, whatever you feel like calling it, this is the second most important thing, the writer, the poet or the author. इसके बिना आपका चैप्टर जो है वो निर्मूल है, किसी काम का नहीं है। चैप्टर का नाम किसी काम का नहीं है, वो जो कहानी है वो किसी काम की नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने लिखा है इसे वो कौन है, और थोड़ा बहुत उसकी लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट या ईयर। अक्सर आमतौर पे आप लोगों के लेवल पे पता नहीं ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं या नहीं, या क्वेश्चंस में पूछा जाता है या नहीं, लेकिन अगर आप इसे अपने आंसर में लिख देते हैं तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाता है। कौन सी डेट या ईयर की बात कर रहा हूँ मैं? ईयर ऑफ पब्लिकेशन। कोई बुक या कोई पोएम किस साल पब्लिश हुई थी। ठीक है, यदि वो 1850 में पब्लिश हुई है और आप इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि दिस पोएम वाज पब्लिश इन द ईयर 1850, वाज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर पोएट, और बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाए, खैर वो हायर लेवल्स पे होता है, मीटर्स और ये सारी चीज़ें तो बाद में होती है, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पे ये 2-3 चीज़ें प्री रिक्विजिट है। ठीक है, आंसर में इनको आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। उसके बाद भी इन चीज़ों को मेंशन करने की एक अदा होती है, एक टैलेंट होता है, एक स्टाइल होता है, एक हुनर होता है। ठीक है, आप नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल सेंटेंसेस में ऐसे 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 आप लिखते चले जा रहे हैं। आपने पोएम का नाम भी लिख दिया, चैप्टर का नाम भी लिख दिया, आपने डेट भी लिख दिया, आपने पब्लिकेशन भी लिख दिया, राइटर भी लिख दिया। अभी सब ये यहाँ पे खिचड़ी। ठीक है, ब्लू पेन से आपने लिखा, पूरी ब्लू इंक से, लेकिन अभी इसी को थोड़ा सा और चेंज करिए, रिवाइटलाइज करिए कि आप आंसर की शुरुआत करते हैं और आप बीच में जहाँ कहीं भी नाम डाल रहे हैं चैप्टर का, उसे आपने ब्लैक इंक से लिख दिया, नेम, या ब्लॉक लेटर्स में लिख दिया। ब्लैक इंक में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। ब्लू इंक के आंसर में अगर ब्लैक इंक में आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो खुद ब खुद हाईलाइट है, वो दिख रहा है, निकल के आ रहा है। आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जो एग्जामिनर होगा, जब उसने आपकी कॉपी पलटी तो रिफ्लेक्ट होकर सबसे पहले वो जो ब्लैक इंक से आपने लिखा है वो आ गया। ठीक है, फिर आगे आपने चीज़ें लिखी, फिर आपने राइटर का नाम मेंशन कर दिया, वो भी ब्लैक इंक में, वॉज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर या दिस पर्टिकुलर पोएट। ठीक है, दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। ये हो गया। इसके बाद फिर आप ब्लू इंक में चालू कर दिए अपना आंसर, फिर आपने अचानक से बीच में डेट मेंशन कर दिया, ईयर मेंशन कर दिया, अगेन इन ब्लैक इंक। क्या हुआ? आंसर बिकेम इम्प्रेसिव अगेन, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ गई। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं एक आंसर राइटिंग के। ये चीज़ें अगर आप साथ में लेकर के चलते हैं तो खुद ब खुद आपका जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो मजबूर होगा मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए, और उसे आपके आंसर में चीज़ें तलाशनी नहीं पड़ेंगी। वो जो ब्लैक इंक में आपने लिख दिया, ये हाईलाइट होकर उससे सबसे पहले दिखेगा। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो ये हो गया, डेट ईयर आपने मेंशन कर दिया। फिर इसके बावजूद इंग्लिश के आंसर्स लिखने का एक और तरीका है। 3 पार्ट्स में आंसर को डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1,
कोई कॉपी हो आप लोगों के पास तो इसको नोट करते जाइए, आप लोगों की बेहतरी के लिए बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 1 किसी भी आंसर का वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप शुरुआत करते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में कि लाइक कोई भी चैप्टर का नाम बताइए, इंग्लिश में कौन से चैप्टर हैं आपके? लेटर टू गॉड। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये कहाँ से था, या इस ऑथर का या इस व्यक्ति का कैरेक्टर का नाम दे दिया कि क्या रोल है क्या है, तो आप सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में ये डालोगे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस लाइन और दिस कैरेक्टर हैज़ बीन पिक्ड अप फ्रॉम द चैप्टर लेटर टू गॉड, द राइटर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये 2-3 चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे, और फिर उसके बाद दिस पोएम या दिस पर्टिकुलर चैप्टर या बुक वॉज पब्लिश इन दिस पर्टिकुलर ईयर, और उसके बाद एक लाइन में आप पूरे चैप्टर का समरी लिखेंगे, जिस्ट लिखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी और द चैप्टर और द पोएम। ये आपने एक लाइन में लिख दिया, अब आपका एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन पूरा। सही है, चाहे तो इसे इलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे तो कंसाइज करके एक पैराग्राफ तो एटलीस्ट लिखना ही है। और एक पैराग्राफ का मतलब जानते हैं कितना होता है? 50 वर्ड्स, एटलीस्ट 50 वर्ड्स। दूसरी चीज़, पैराग्राफिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए आंसर में। विल कम टू दैट लेटर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आंसर ऑफ योर्स। ठीक है, तो अभी उसकी बात कर लेते हैं। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका सब्जेक्ट मैटर। उस क्वेश्चन में जो कुछ भी बोला गया है, पूछा गया है, उसके बारे में आपको अपने जद में जितनी भी जानकारी है उसको आपको उड़ेल देना है सब्जेक्ट मैटर में। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में आप उसको जितना अच्छा कंसाइज वे में या जितना अच्छा इलैबोरेट करके, जितना अच्छा समझा करके आप उसे लिख सकते हैं। आपके दिमाग में साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि जो हमारी कॉपी चेक करेगा वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, उसे कोई जानकारी नहीं है हमारे चैप्टर के बारे में, बुक के बारे में, वो बिल्कुल समझ लीजिए ब्लैंक है, वो आदमी बेवकूफ़ है। अभी हमको उसको समझाना है कि बेटा हमारे चैप्टर में ये था, लेट मी टेल यू व्हाट इट एक्चुअली वाज। उस स्टाइल में आपको अपना सब्जेक्ट मैटर लिखना है। आगे बात समझ में? द थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या आता है? इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें आप व्यक्त करेंगे। सब्जेक्ट मैटर में आपको पता है कि क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन में जो कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई है, आप उसको फुल डिटेल में जितनी जानकारी है एट योर डिस्क्रिप्शन आप उसको बेहतर से बेहतर समझाएंगे सब्जेक्ट मैटर में। द थर्ड थिंग इज कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन में आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। व्हाट? करेक्ट। सबसे पहली चीज़ कि चैप्टर से हमने क्या सीखा। जब भी आप किसी से मिलते हैं और जब विदा लेते हैं जाते समय कोई मीटिंग के बाद, तो कंक्लूडिंग लाइंस कुछ होती हैं कि अच्छा ठीक है चलते हैं, पहुंचने पे फ़ोन करेंगे और सब ठीक है, ख्याल रखना। दीज आर कंक्लूडिंग लाइंस। ठीक है, उस समय आप ये नहीं बोलते हैं कि चलता हूँ बाय, मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है, पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है, करके निकल गए। ये तो सब्जेक्ट मैटर है, ये तो बीच की चीज़ है। यू डोंट हैव टू से दैट इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको वास्तव में कंक्लूडिंग लाइंस बोलनी है। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा? ठीक है, the lesson, L for the lesson which you get in the chapter. The second thing is hopes, future hopes. कभी भी किसी चीज़ में, खासकर सोशल साइंस में ये चीज़ बहुत काम आएगी। इंग्लिश में मैं नहीं भी कहूँगा। एक स्टोरी दी हुई है तो उसमें आप क्या होप करोगे? स्टोरी शुरू से अंत तक ख़त्म जो है, आप उसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको उसमें से सीखने को मिला, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज क्लियर। आप ज़रूर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि उस दिन मैंने पढ़ाया था, शायद 9th क्लास में पढ़ा रहा था मैं, द लास्ट लीफ ओ हेनरी की, 9th में पढ़ा रहा था। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो वो स्टोरी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, जानते होंगे। उसके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो लेसन या फिर होप तो खैर उसमें नहीं आएगा, दैट्स अ स्टोरी, लेकिन लेसन में आप उसमें क्या लिख सकते हैं? एनीबॉडी? खैर छोड़ी, पुरानी बात होगी, 1 साल पहले आप लोगों ने पढ़ा, मैं बता देता हूँ। लेसन में आप ये लिख सकते हैं कि इफ़ यू हैव द ज़ील टू लिव, इफ़ यू हैव द डिज़ायर टू सर्वाइव, देयर इज़ नोबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड हु कैन किल यू। ठीक है, यू कैन नॉट डाई इफ़ यू हैव दैट पर्टिकुलर डिज़ायर टू लिव।
जब तक जायज़ है ज़िंदगी और अगर आपके अंदर जीने की चाह है तो कोई आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये लेसन मिलता है उस कहानी में से। उसमें जो हमारी जो कैरेक्टर थी, जो लीड रोल में थी, वो गिव अप कर गई थी अपनी बीमारी से बहुत पहले ही। ठीक है, तो हमको उसमें सीखने को यही मिला। उनकी एक फ्रेंड थी, फिर उसके बाद उनका एक नेबर आया, उसने हेल्प की, रात भर ठंडी खा करके उसको खुद को निमोनिया हो गया, फिर वो मर गया, लेकिन वो एक मास्टरपीस क्रिएट करके गया। उस पर रिलेटेड एक मूवी भी बनी हुई है लुटेरा नाम की, रणवीर सिंह की, कभी देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने उसमें से जो सीखा, मॉरल ऑफ द स्टोरी कम्स इन द लेसन। लेकिन सोशल साइंस के जब भी आंसर्स लिखेंगे तो उसमें एक होप भी आता है, व्हाट कैन बी होप फॉर द फ्यूचर। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में, जैसे कि खैर वो तो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ये तो ग्रेजुएशन के लेवल में प्रॉब्लम प्लेज आया करते हैं कि समाज की किसी सामाजिक मुद्दे को उठा दिया कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर आई मीन प्रेवलेंट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, तो उसमें से वो आपको दिखाते हैं ड्रामा के अंदर। वो आपने पढ़ा सीखा जाना, उसके बाद उसको आप एक सॉल्यूशन आप क्विकली बता सकते हैं, व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर, सॉल्यूशंस। तो लेसन्स, होप्स एंड सॉल्यूशंस, नोट करते जाइए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, LHS याद रखिए कंक्लूजन के लिए। ये आखिरी में आएगा, एक या दो पैराग्राफ का इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। और कंक्लूजन से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है आपका इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंट्रोडक्शन को जीत लिया तो आपने एग्जामिनर को जीत लिया। अगर आपने इंट्रोडक्शन में सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें लिख दी तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिएगा आंसर लिखते समय। तो ये तो हो गए आपके इंग्लिश के आंसर्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। पोएम्स आएंगी, पोएम की लाइन्स आएंगी, पैराग्राफ्स आते हैं। क्या अनसीन पैसेज? हाँ, तो अनसीन पैसेज से डाउन। अनसीन पैसेज जब भी आते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। कौन से पैसेज? फैक्चुअल पैसेजेस एंड, अच्छा, तो देखिए उसमें क्या होता है ना, पहले तो एक वो बहुत कमाल की चीज़ होती है, जो फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं वो आपके चैप्टर से भी रिलेटेड नहीं होते हैं, आपके सिलेबस से भी रिलेटेड नहीं होते हैं। इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी आ जाएगा, किसी भी टॉपिक पे बोल देंगे, लेकिन आपको उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, पहले कोई भी वाहियात चीज़ डाल दिया करते थे अनसीन पैसेज में, पढ़ते रहो उनकी कहानी। अशोक यहाँ गया, फिर महेश वहाँ गया, फिर ऐसा हुआ, फिर एक शालिनी थी, फिर दोनों का क्रश था उस पर, फिर दोनों लड़ मरे। करना क्या है आपको उसका? अगर आपको वो ये बता रहे हैं कि दुबई के शेख अमीर क्यों हो रहे हैं, तो आपके लिए वो एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक अहम चीज़ है कि आप लोग सब लोग अपने अपने घर से आए हैं आज सुबह। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रास्ते में आम के कितने पेड़ मिले, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएंगे ना। अभी मैं आपको बोलूं, कल मैं फिर आऊँगा और पूछूंगा रास्ते में आम के कितने पेड़ मिले, तो कसम खुदा की यकीन मानिए आप लोग रास्ते भर आम के पेड़ गिनते हुए आएंगे और बताएंगे। अनसीन पैसेज का जो हमारा एक एजेंडा होता है, एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होना चाहिए। तो बिफोर रीडिंग द पैसेज इज़ बेटर टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, आप क्वेश्चंस यदि पहले पढ़ेंगे तो आपको शुरू में थोड़े ऑकवर्ड तो लगेंगे कि यार किस बारे में बात हो रही है, लेकिन वो क्वेश्चंस हैं। फिर उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद बमुश्किल 4-5 क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज से, उन चारों पांचों पर और एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। एक बार नज़र खोल के, दिमाग खोल के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पे आइए। पैसेज पढ़ेंगे जब आप, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पैसेज में मिलेंगे। इसके चक्कर में इंसान 2 बार पैसेज पढ़ता है, पहली बार में उसको समझ में ही नहीं आता है। और बेसिकली होता क्या है, जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसका हूबहू आंसर वैसे लिखा हुआ है पैसेज में, कहीं पे बीच में कहीं खोया हुआ है, एक सेंटेंस में लिखा हुआ है। जैसे लिखा क्वेश्चन पूछ लिया नीचे, हु वॉज द फादर ऑफ रमेश, तो पैसेज में तीसरी चौथी लाइन में कहीं लिखा है कि महेश वॉज द फादर ऑफ रमेश। तो लेकिन आप पहली फ्लो में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कौन महेश कौन रमेश, क्या बात हो रही पता नहीं। आप पढ़ जाएंगे एक बार, फिर आपने बोला अरे यार ये तो क्वेश्चंस आ गए, मुझे तो आंसर पता ही नहीं। फिर आप ढूंढने चलेंगे उसको पैसेज में, फिर बोले यार मिल नहीं रहा है, फिर से पढ़ो पैसेज। तो इससे टाइम आपका ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, अभी आपको उस चीज़ से बचना है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ एक इफेक्टिव और इम्प्रेसिव वे में अपने आंसर को लिखना है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप पैसेज में पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आंसर्स को उसमें ढूंढ लेंगे अपने आप, पहली फर्स्ट रीडिंग में
इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग यू विल गेट ऑल द आंसर्स। और वैसे ही पॉइंट वाइज आप लिखते रहे, पहले क्वेश्चन का जैसा ही आंसर मिला एक सेंटेंस में, धाए से तुरंत उसको आंसर में लिख दीजिए, दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। इट्स वेरी ईजी, अप्रोच अपना ये रख लीजिए, ठीक है। तो बार बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। अभी दूसरी चीज और क्या आता है, किस पे, एज पे, क्या, व्हाट बेस्ड, केस बेस्ड, अच्छा केस स्टडीज, बैठ जाइए प्लीज। केस स्टडीज पे क्वेश्चंस आएंगे ना, फिर पढ़ लीजिए क्वेश्चंस, फिर पढ़ लीजिए क्वेश्चंस, और इस बार जब आप केस पढ़ेंगे आपको केस भी समझ में आएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट, प्रॉब्लम ही क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का इशू सॉल्व। इसको कितने लोगों ने नोट किया, सबने नोट किया, आप लोगों ने नहीं नोट किया, अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा कैसे भी, मतलब। अच्छा, आप लोगों की क्लास का कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ है क्या, है ना, तो इन चीज़ों को व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिएगा, जिस